होंगी। भाई लिक्विड तो अपने वजन से नीचे आएगा और आप उसको भेजना चाह रहे हो ऊपर, समझे? तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कंडेंसर में हमेशा डिस्चार्ज लाइन ऊपर लगनी चाहिए और लिक्विड लाइन नीचे। ये हुआ नेचुरल टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर। अब दूसरा वाला है फोर्स टाइप। तो फोर्स टाइप में क्या हुआ, अब समझ लीजिए कि ये फ्रिज का कंडेंसर जो है ना, फ्रिज की कैपेसिटी कितनी होती है? फ्रिज का जो कंप्रेसर है 1 टन का 8वां हिस्सा या 1 टन का 6ठा हिस्सा, 1/6 या 1/8 टन। तो यानी 1 टन में 6 या 8 कंडेंसर आएंगे। तो अब मान लीजिए ये फ्रिज का तो मसला हल हो गया, अब हमको एसी बनाना है। तो एसी के अंदर ऐसा कंडेंसर डालने लगे तो ये तो यार पूरी दीवार बन जाएगी। हाँ। 8 ऐसे कंडेंसर या 10 कंडेंसर डालेंगे तो एक एसी बनेगा। तो इतनी बड़ी दीवार थोड़ी बनाना है हमको, नहीं। हमको तो छोटी जगह में चाहिए। तो वो छोटी जगह में ज़्यादा हीट इफिशिएंसी हो सके, छोटी जगह में अगर ज़्यादा हीट निकालना है तो हम क्या किए, एक छोटा सा कंडेंसर बनाए, ट्यूब घुमाए, ट्यूब के ऊपर गाड़ी का रेडिएटर कैसा रहता देखिए आप, हाँ। पत्तियाँ 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 ऐसा बाजू बाजू पत्तियाँ पत्तियाँ लगा दिए और पीछे से चला दिए एक पंखा। तो क्या हुआ, ट्यूब की गर्मी प्लेट्स में आई, वो प्लेट्स को बोलते हैं फिन्स। तो ट्यूब और फिन्स, तो उस कंडेंसर को कहेंगे फिन एंड ट्यूब टाइप। तो फोर्स्ड एयर कूल्ड इसलिए कहते हैं कि उसके साथ पंखा लगाना पड़ता है। तो पहला वाला था नेचुरल एयर कूल्ड, दूसरा वाला हो गया फोर्स्ड एयर कूल्ड। और फोर्स्ड एयर कूल्ड में पत्तियाँ पत्तियाँ लगी होती हैं, फिन्स लगी होती हैं और फिन्स के साथ पंखा चलता है। इसमें भी पहला डिस्चार्ज लाइन से घुमा और घूमते 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 नीचे आके लिक्विड लाइन बन गई, ठीक है। उसके ऊपर पंखा चला है। यहाँ से आइए ज़रा बताइए वो पंखा और हाँ फिन्स वो लगे हुए हैं, वो वाला कंडेंसर बताइए। ये पंखा है और उसके साथ फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर लगा है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसकी गर्मी बाहर जोर के बाद से रिजेक्ट हो गई। तो ये जो आप देख रहे हैं 1.5 टन का, तो 1.5 टन का मतलब हो गया ऐसे वाले 12 कंडेंसर ऐसे वाले लगने हैं। तो ऐसे 12 कंडेंसर लगाएंगे, नहीं लगा सकते, कैसा लगाएंगे? थोड़ा गैप, हाँ तब भी अगर लगाए तब भी तो ज़्यादा ही होगा ना, फ्रेजाइल तो हो ही गया, मतलब नज़ाकत आ गई ना। कितना लगाएंगे ये सारा, नज़ाकत आ गई। वो छोटी सी जगह में पंखा ज़्यादा तेज़ हवा ब्लो कर रहा है और जल्दी जल्दी हीट रिजेक्ट हो गई। पावर लगा थोड़ा एक्स्ट्रा, पंखा चलने में तो पावर लगता है ना, लेकिन छोटी जगह में काम हो गया हमारा। तो ये था फोर्स्ड एयर कूल्ड कंडेंसर। लेकिन इसके अंदर भी एक मसला है। पहले वाले फ्रिज वाले में कैसा था, हम दीवार तक धक्का देके नहीं रख सकते थे। ऐसे ही इसके अंदर क्या है, फिन्स के बीच में कचरा आ गया तब क्या होगा, फिन्स के बीच में धूल आ गई तो फिर तो उसकी गर्मी बाहर निकलेगी ही नहीं। हाँ। छोटा सा बनाए थे तो सब फिन्स के बीच में से हवा पास होनी चाहिए थी। अब आधे में से पास हो रही, आधे में से नहीं हो रही, तो गर्मी भी आधे निकलेगी, आधी नहीं निकलेगी, कूलिंग आया, एसी भी चल रहा और कूलिंग भी नहीं आ रही। तो इसके साथ मसला ये है कि इसको जल्दी जल्दी सर्विस करना पड़ेगा। और एक चीज़ क्या हो सकती है, और एक चीज़ ये हो सकती है कि फ़ैन ही चलना बंद हो जाए, कभी फ़ैन रुक जाए, फ़ैन मोटर ख़राब हो जाए या फ़ैन ब्लेड टूट जाए, कुछ ऐसे मसले हैं। तो मतलब देखिए एक मोटी बात समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा पार्ट्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ने वाला है, सर्विस पार्ट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें कोई मसला ही नहीं था, कभी कंडेंसर कभी ख़राब ही नहीं होता था आमतौर पे। उसके अंदर कंडेंसर के बीच में धूल आ रही है, कभी फ़ैन ख़राब, कभी फ़ैन का कैपेसिटर ख़राब, कभी फ़ैन की ब्लेड टूट रही है, कोई चिड़िया अंदर जाके निकल जाए तो फंस गई, फ़ैन की ब्लेड टूट गई। तो इस तरह से वो मसाइल भी ज़्यादा हैं, तो मेंटेनेंस ज़्यादा है ना। तो बस ये एक चीज़ सोचना है कि अंदर कूलिंग कम आ रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गैस नहीं है। अगर कंडेंसेशन सही नहीं हो रहा, वेपर से लिक्विड में सही तब्दील नहीं हो रहा, तो भी कूलिंग पे पूरा पूरा असर पड़ने वाला है। तो अगर आप फिन एंड ट्यूब टाइप देख रहे हैं, जैसा हम फ्रिज में देखे थे तो दीवार के करीब था, हम दूर कर दिया, ऐसे ही
पिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर जहाँ यूज़ हो रहा है, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, उसमें ये देखना है कि कहीं अंदर कुछ धूल तो नहीं भरी हुई, ये भी देखना है कि कहीं सूरज की रोशनी डायरेक्ट तो उस पर नहीं पड़ रही। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सूरज निकलने या सूरज डूबने की डायरेक्शन में एसी का आउटडोर नहीं लगाना चाहिए। ये ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट में नहीं लगाना चाहिए, साउथ और नॉर्थ में आप लगा सकते हैं, ये है रिकमेंडेशन। बाकी कैसा करना है वो तो हर आदमी का अपना इंडिविजुअल आउटलुक है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट कंडेंसर में पड़ेगी, कंडेंसर सूरज की रोशनी से ही गर्म हो जाएगा। हम चाह रहे हैं उसको हवा मिलकर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हीट निकले, तो सूरज की रोशनी से ही गर्म हो रहा हो, तो हम ही उसको गर्म कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी कम होने वाली है ना। ये समझ में आई बात। तो ये मेंटेनेंस पार्ट भी हो गया और उसका डिज़ाइन भी आपके समझ में आया।